हेलो दोस्तों। आइए अब आगे क्लास में हम देखते हैं कि रेडियोएक्टिव पदार्थ से रेडियोएक्टिव जो तत्व होते हैं उनसे हम अपने दैनिक जीवन या फिर उनका काम हम क्या उपयोग अपने लाते हैं। पहले देखिए, इसमें कार्बन डेटिंग आता है, फिर आता है चिकित्सा के क्षेत्र में आता है, फिर आता है औद्योगिक के क्षेत्र में आता है, फिर आता है कृषि की। से तमाम क्षेत्रों में उसका उपयोग करके इन पदार्थों से हम क्या करते हैं, इनकी आयु, जैसे कार्बन डेटिंग आता है। जैसे कार्बन डेटिंग में क्या करते हैं, हम कोई मान लीजिए पृथ्वी के अंदर कोई पदार्थ दबा हुआ है या फिर पेड़ पौधे या जीवाश्म दबे हुए हैं, उनकी आयु का पता लगाना हो तो अर्धायु की सहायता से हम इनका क्या करते हैं, कार्बन डेटिंग की सहायता से और अर्धायु उपयोग करके हम क्या करते हैं, इनकी आयु का पता निकाल लेते हैं कि ये कब का और कितने वर्षों का है। ठीक, जैसे इसमें क्या करते हैं, थोड़ा समझ लीजिए फिर मैं इसको लिखता हूँ। कार्बन डेटिंग में मान लीजिए जो पदार्थ हमें मिला है, ठीक, मान लीजिए कोई लकड़ी है, लकड़ी उस मिला है, तो अब हम क्या करेंगे, उसमें रेडियोएक्टिव कार्बन की मात्रा ज्ञात करेंगे कितनी है, किसमें, जो हमको जीवाश्म के रूप में प्राप्त हो, यानी बहुत सालों पहले से दबा हुआ या चाहे या कहीं था। अब क्या करेंगे, एक जीवित पौधा लेंगे, उसकी लकड़ी का हम कार्बन की मात्रा ज्ञात करेंगे, रेडियोएक्टिव कार्बन इसमें कितना है। जब दोनों की, जीवित और मृत, जब दोनों की कार्बन मात्रा के पता लगा लेंगे तो हम क्या करेंगे, अर्ध आयु के सहायता से, जो मैंने आपको पिछले पढ़ाया था टी हाफ, अर्ध आयु के सहायता से हम इसका मतलब ठीक ठीक आयु का पता ज्ञात कर लेंगे। ठीक, अब आता है हमारा चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में हम जैसे इसमें कैंसर का उपयोग, कैंसर का इलाज करते हैं, फिर और भी तमाम तरह के जो है उससे हम क्या करते हैं, इलाज करते हैं रेडियोएक्टिव कार्बन की सहायता से, रेडियोएक्टिव पदार्थों, रेडियोएक्टिव तत्वों की सहायता से। फिर आता है औद्योगिक के क्षेत्र में। औद्योगिक के क्षेत्र में हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भोज्य पदार्थ हो, वो जल्द से जल्द समाप्त हो जाएगा यानी खराब हो जाएगा, तो उसको हम अल्फा बीटा गामा कीड़ों की सहायता से हम क्या करते हैं, कुछ दिनों के लिए रोक सकते हैं और डिब्बा बंद करके उसमें अल्फा कीड़ों की सहायता से उनको क्या कर सकते, सुरक्षित कर सकते हैं, ताकि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 5 दिन वो क्या कर सेफ रहे और जहां तक हमको पहुंचाना है वो पहुंच जाए, उपयोग में लाया जा सके। फिर क्या करते हैं, तीसरा आता है कृषि के क्षेत्र में। कृषि के क्षेत्र में हम क्या करते हैं, जैसे कोई पदार्थ उसमें जो सॉरी पदार्थ कह रहे हैं, कोई मान लीजिए पेड़ पौधा हो जिसमें उसमें कोई फल का उत्पादन हो रहा हो, ठीक, आलू हो, सरसों हो, गेहूं हो, चावल हो, तो उसके जो सेल्स होते हैं उसमें डीएनए को ऐसे अल्फा बीटा गामा कीड़ों से परिवर्तित करेंगे उनके सेल्स में उपस्थित डीएनए को, कि उनकी उत्पादन क्षमता क्या हो जाए, पहले से बढ़ जाए। तो इस प्रकार हम इसका उपयोग यहाँ पे लाते हैं। तो आइए हम अलग अलग आपको लिखते हैं और आपको अच्छे से समझा देते हैं इसके पहले लिख के। ठीक, आइए। आइए हम लिखे हैं कार्बन डेटिंग में पहला उपयोग। देखिए क्या लिखे हैं, पृथ्वी के अंदर दबे हुए पेड़ पौधे, जंतु इत्यादि आयु का पता हम कार्बन डेटिंग की सहायता से करते हैं। इसे हम क्या करते हैं, कार्बन डेटिंग। अब इसमें नोट में लिखेंगे कि क्या इसमें प्रक्रिया करते हैं, क्या क्रिया होता है, कि कैसे हम इसकी आयु का निर्धारण करते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, यदि हम किसी लकड़ी की आयु का पता लगाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम उस लकड़ी में उपस्थित रेडियो कार्बन की मात्रा ज्ञात करते हैं, ताकि उस देखते हैं कि उस लकड़ी में कितनी रेडियोएक्टिव कार्बन की मात्रा है। तत्पश्चात हम किसी जीवित पौधे में उपस्थित रेडियो कार्बन की मात्रा ज्ञात करते हैं। जो पाए हैं लकड़ी उसकी रेडियो कार्बन की मात्रा, और जो इस समय उपस्थित है यानी जीवित है, यानी पेड़ वो लगा हुआ है, उसकी रेडियो कार्बन की मात्रा। जब दोनों की कार्बन की रेडियो कार्बन की मात्रा ज्ञात कर लेते हैं तो क्या करते हैं कि दोनों में उपस्थित रेडियो कार्बन की मात्रा तथा रेडियो कार्बन में अर्धायु की सहायता से, जो रेडियोएक्टिव अर्धायु टी हाफ, जो हम आपको पिछले कक्षा में पढ़ाए थे, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप पिछली वीडियो जाकर वहां से देख सकते हैं, सहायता से हम लकड़ी की आयु का निर्धारण कर सकते हैं। इस पूरे प्रक्रिया क्या करते हैं, कार्बन डेटिंग करते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए। आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में। देखिए इस क्षेत्र में हम रेडियोएक्टिव पदार्थों से निकले हुए अल्फा बीटा तथा गामा किरणों की सहायता से रुधिर की खराबी से उत्पन्न रोग कौन सा होगा, कैंसर का इलाज में, ल्यूकीमिया में तथा ब्रेन ट्यूमर ज्ञात करने में हम लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। ठीक, और भी तमाम तरह की बीमारियां हैं जिसमें हम इसका उपयोग करते हैं। मुख्यतः हम लिख दिए हैं, बाकी आप बुक से पढ़ लीजिएगा। तीसरा टॉपिक आता है कृषि के क्षेत्र में इसका उपयोग कैसे करते हैं। तो देखिए इसमें क्या करते हैं कि रेडियोएक्टिव पदार्थ से निकले अल्फा बीटा तथा गामा किरणों को पौधों पर गिराकर उनकी कोशिकाओं, उनकी सेल क्या होती है, सेल्स जो होती है, में उपस्थित डीएनए,
में इस प्रकार परिवर्तन करते हैं कि उनकी उत्पादन क्षमता क्या हो जाए, बढ़ जाए। ठीक, तो इस चीज से हम क्या करते हैं, सब चीज सही से ज्ञात कर लेते हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए। अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मैं बिल्कुल ही आसान भाषा में आपका सब कुछ लिख रहा हूँ और समझा रहा हूँ। ठीक, आप इसको लिख लीजिए। आइए देखते हैं, लास्ट टॉपिक है औद्योगिक क्षेत्र में, यानी इंडस्ट्रियल में। क्या करते हैं कि डिब्बों या पैकेटों में जो भोज्य पदार्थ होते हैं उन पर अल्फा, बीटा तथा गामा किरणों गिराकर हम उसे जीवाणु विषाणु, यानी उसमें कोई भी बैक्टीरिया नहीं रहे, विषाणु रहित कर देते हैं, जिससे भोज्य पदार्थ डिब्बों या पैकेटों में सड़ते नहीं है। इसमें मुख्यतः क्या क्या आते हैं, जैसे दूध हुआ, मांस हुआ, दही हुआ, कोई मेडिसिन दवाई हुआ, इसमें हम क्या करते हैं, इसकी सहायता से हम उनको ज़्यादा दिन तक उसको सुरक्षित तौर पे रखा जा सकता है और लोगों को पहुंचाया जा सकता है। तो इस तरह से ये लास्ट टॉपिक समाप्त हुआ, और भी आप बुक में अच्छे तरीके से देख सकते हैं। मैं सिंपली और डिटेल में आपको अच्छे से यहाँ समझा दिया हूँ इन चारों टॉपिकों में। अगर इसमें कोई भी दिक्कत आएगा तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। आइए अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग, कृत्रिम तत्वांतर। देखिए इसमें क्या होता है कि यदि कृत्रिम विधियों द्वारा, आर्टिफिशियल विधि द्वारा एक तत्व को दूसरे तत्व में परिवर्तित कर दिया जाए तो उसे हम क्या करते हैं, कृत्रिम तत्वांतरण। इसका एग्जांपल मैं बताता हूं तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे लेते हैं हम नाइट्रोजन, जैसे हम लोग लेते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और इस पे अल्फा कण की बमबारी करते हैं। किसकी, अल्फा कण। अल्फा कण क्या होता है, तो He, हीलियम। ठीक, और इस पे जब हम बमबारी करेंगे अल्फा का तो नया तत्व हमारा क्या बन के आएगा, ऑक्सीजन। क्या बन के आएगा, ऑक्सीजन। तो अब देखिए कैसे होता है प्रक्रिया, ये दोहराते हैं। जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होगा, 7, और इसका परमाणु भार कितना होगा, 14, और हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 और इसका परमाणु भार 4। उसके बाद ऑक्सीजन हमारा जब नया तत्व जो जब इसकी अल्फा कण की, ये क्या हो गया हमारा नाइट्रोजन, लिख देते हैं हम नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ये क्या हो गया हमारा अल्फा कण, अल्फा कण। ठीक, और ये क्या हो गया हमारा ऑक्सीजन, ये हमारा क्या हो गया ऑक्सीजन, जो कि हमारा कृत्रिम विधि द्वारा नया तत्व का निर्माण हुआ है। ठीक, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8, और उसके बाद कितना हो जाएगा यहाँ पे परमाणु भाग 17। जैसे जब अल्फा कण की एक अल्फा कण निकलता है तो परमाणु क्रमांक की कितने की वृद्धि और परमाणु भार में कितने अंक की कमी या वृद्धि होती है, ये आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप जाके वहां से देख लीजिएगा, तो आपको ये रिएक्शन, ये प्रक्रिया क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। और क्या प्राप्त होगा हमको, प्रोटॉन, जिसका 1H1, यानी क्या होगा ये प्रोटॉन। तो देखिए प्रोटॉन, तो देखिए इस विधि में हम क्या क्या पाए हैं कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से ऑक्सीजन में परिवर्तित किया कर दिया। कब, तो आपको जब इतना कोई पूछेगा तो आप इतना समझा देंगे अच्छी तरीके से वो समझ जाएगा। लेकिन जब आपको बोर्ड एग्जाम में मान लीजिए 2 नंबर या 3 नंबर का लिखने को आएगा तो आप इतना लिखने के साथ साथ ये भी लिखेंगे कि इस प्रक्रिया में क्या हुआ है कि जब हम नाइट्रोजन पर अल्फा कण की बमबारी करते हैं, जब हम नाइट्रोजन पर अल्फा कण की बमबारी करते हैं तो नया तत्व हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है। ठीक, इस पूरे प्रक्रिया को हम क्या करते हैं, कृत्रिम तत्वांतरण करते हैं। मैं इसको लिख नहीं रहा हूं, आपको समझा दिया हूं, आई होप आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक, जैसे एक बार और देखिए, नाइट्रोजन पर जब अल्फा कण की बमबारी की जाती है तो नया तत्व हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है। इस पूरे प्रक्रिया को हम क्या करते हैं, कृत्रिम तत्वांतरण, जिसमें हम एक तत्व से दूसरे तत्व को प्राप्त करते हैं, किससे, आर्टिफिशियल विधि द्वारा। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। आइए आज का अंतिम टॉपिक देखते हैं, कृत्रिम रेडियोएक्टिविटी। इसमें क्या होता है कि जब मनुष्य द्वारा किसी भी विधि द्वारा, कृत्रिम विधि द्वारा, जब हम किसी रेडियोएक्टिव विहीन यानी रेडियोएक्टिव पदार्थ नहीं है और उसको रेडियोएक्टिव पदार्थ में बदल लिया जाए तो क्या कहलाता है, रेडियोएक्टिव, कृत्रिम विधि द्वारा रेडियोएक्टिविटी। अब आइए पढ़ते हैं, मनुष्य द्वारा या कृत्रिम विधियों द्वारा किसी रेडियोएक्टिव विहीन तत्व को रेडियोएक्टिव पदार्थ में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, कृत्रिम रेडियोएक्टिविटी कहते हैं। ठीक, ध्यान दीजिए क्या होगा, वो रेडियोएक्टिव विहीन होगा। एग्जाम्पल में हम देखेंगे, जैसे बोरान, बोरान पर जब अल्फा कणों की बमबारी की जाती है तो वह रेडियोएक्टिव पदार्थ किसमें, नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आइए लिखते हैं हम पहले बोरान। ठीक, बी फॉर क्या होता है, बोरान।
बोरान का परमाणु क्रमांक कितना होता है 5 और परमाणु भार कितना होता है 10। जब इस पे अल्फा कण की बमबारी यानी हीलियम He पे 4 और परमाणु क्रमांक क्या होगा 2। जब अल्फा कण की बमबारी की जाती है इस पे तो किसमें परिवर्तित होता है, किसमें, देखिए लिखे हैं किसमें, रेडियोएक्टिव पदार्थ नाइट्रोजन में। तो वो रेडियोएक्टिव पदार्थ कौन सा होगा, वो नाइट्रोजन होगा जिसका परमाणु क्रमांक 7 और परमाणु भार क्या होगा 13। उसके बाद इसमें क्या होगा प्रोटॉन 1H1। ठीक, अब देखिए ये क्या है, एक रेडियोएक्टिव विहीन पदार्थ है। इसको कैसे हम निकालेंगे कि रेडियोएक्टिव पदार्थ है, तो ध्यान दीजिएगा जब मैं आपको अस्थाई, स्थाई और अधिक अस्थाई परमाणु पदार्थ पढ़ा रहा था तो उसमें मैं बताया था अगर N/P की वैल्यू अगर 1 हो तो वो तत्व क्या होगा स्थाई होगा और वो रेडियोएक्टिव तत्व नहीं कहलाएगा, और N/P की वैल्यू अगर 1 से कम या 1 से अधिक होगी तो वो क्या होगा रेडियोएक्टिव परमाणु होगा। उस अगर नहीं समझ में आएगा तो आप इस उस वीडियो में जाके इस चैप्टर के जाके उस वीडियो में जाके क्या करिएगा देख लीजिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। मैं बस डायरेक्टली आपको बता देता हूँ। देखिए तो जब N/P की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा 1। जब 1 होगा तो रेडियोएक्टिव विहीन पदार्थ हो गया यानी रेडियोएक्टिव पदार्थ नहीं होगा। इसकी जब N/P की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे पुरानी वीडियो में आप जाके पहले वाले वीडियो में देख लीजिएगा। तो जब N/P की वैल्यू इसको निकालेंगे तो वो 1 से क्या होगा कम होगा। ठीक, वो 1 से क्या होगा कम होगा। ठीक, तो जब कम होगा तो क्या होगा वो रेडियोएक्टिव पदार्थ होगा। तो रेडियोएक्टिव ये जो N नाइट्रोजन होगा वो क्या होगा रेडियो एक्टिव पदार्थ। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, ये जो बोरान है वो क्या हो जाएगा रेडियो एक्टिव विहीन पदार्थ हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा रेडियोएक्टिव विहीन पदार्थ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा रेडियोएक्टिव पदार्थ। तो यही आपको इस विधि में समझाया गया। अब आज ये अब लास्ट ये वीडियो लास्ट टॉपिक था आज के वीडियो का। अब तक जो नहीं समझ में आया होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया जाएगा जो कि नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन होगा। ठीक, तो आइए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिएगा, और कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।